पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी खुलकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा, सीएम विंडो तो है लेकिन बीजेपी में पार्टी विंडो नहीं है जिससे कोई भी अपने मन की बात खुलकर रख सके। उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी ने भले ही हरियाणा में बदलाव किया है लेकिन नायब सरकार को चुनाव में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो जातीय जनगणना करवाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि राजनीति में सक्रिय रहेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के अगर उनके बेटे को टिकट दिया तो वह उचाना से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है, इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह से खास बातचीत एसोसिएटेड एडिटर अनिल कुमार ने की है। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। इन्होंने ऐलान किया है कि वो सक्रिय राजनीति में तो रहेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनसे जानते हैं कि उचाना से कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा। देखिए, वो तो फैसला तो पार्टी करती है, पार्टी हाईकमान। लेकिन आपको पता है, मेरे जो बेटे हैं वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से हिसार लोकसभा क्षेत्र से आवेदन कर रहे थे कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन वहाँ उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया। तो अब उन्होंने आवेदन किया है उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनका मेरा बेटा है या मैं उनका पिता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पार्टी को ऐसी भी कुछ मान्यताएं बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम राजनीति में बढ़िया से बढ़िया लोगों को लेके आए। वो सिर्फ अब राज करने की बात नहीं है। यह समाज आज का जो मतदाता है उसकी सोच ये मांगती है कि मैं एक समृद्ध भविष्य की तरफ कैसे जाऊं, मेरी आर्थिक स्थिति में बेसिक सुधार कैसे हो, शिक्षा के तौर पे मेरे को अच्छी से अच्छी शिक्षा कहाँ मिले। और ये कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए सिर्फ राजनीतिक सोच ही नहीं, उसके लिए आपको बौद्धिक शक्तियों को भी विकसित करना पड़ेगा ताकि एक अच्छे रूप में हम अपनी जो सोची हुई नीतियां हैं समाज के प्रति उनको ज़मीन पे उतार के उनको यानी पूरा करने में सक्षम हों। ये चीज़ें हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे युग में मान्यताएं दूसरी थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आगे बढ़ तो रही थी लेकिन आज बढ़ी हुई चीज़ों को स्थायित्व देने की ज़रूरत है। वो स्थायित्व ज़रूरी है। जो सब अभी आपने बताया कि आपका बेटा उचाना से चुनाव लड़ेगा और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं भी उचाना से चुनाव लड़ूंगा, जबकि आप कह रहे हो कि दुष्यंत चौटाला वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो किस आधार पर आप कह रहे हो? आधार यही है कि मैं अगर बड़ी दूसरी भाषा में कहूँ तो दुष्यंत चौटाला ने उचाना क्षेत्र से ही नहीं बल्कि सारे हरियाणा के साथ एक राजनीतिक भ्रष्टाचार किया। और राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कुप्रभाव हरियाणा में जिस चुनाव क्षेत्र से वो जीत के गए हैं वहाँ के लोगों में लोग ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा धोखा हमारे साथ कभी कोई कर ही नहीं सकता। और मैं खुद ये मानता हूँ कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए उचाना से, लेकिन मेरे कहने से नहीं लड़ेंगे। मुझे पता है वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो सब आप भाजपा में भी रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस में रहे और फिर कांग्रेस में आ गए, तो आपने दोनों पार्टी को अच्छी तरह देखा है अंदर से। तो आप कांग्रेस और भाजपा में क्या फ़र्क समझते हो? सबसे बड़ा फ़र्क तो यह है विचारों की अभिव्यक्ति का जो रूप भाजपा में है वो नगण्य है ही नहीं। आप
एक सोच है, उस सोच को तो कितनी बार बोलते रहो, उस सोच से हटके कोई अच्छी बात करोगे और उनकी उस विचारधारा की पद्धति से वो दूर है तो आप नहीं बोल सकते। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि विचारों की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना, संविधान खतरे में है। संविधान में सबसे बड़ी चीज़ ये है जो इस मुल्क को आज़ादी के बाद मिली है, विचारों की अभिव्यक्ति। उस अभिव्यक्ति में भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसी जैसे सीएम विंडो, ऐसी कोई पार्टी विंडो नहीं है जिसमें से कोई अपने बातों को साफ तौर पे अपने मन के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार बोल सके। जो सब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जातीय जनगणना करेगी क्या? हाँ, वो तो यानी राहुल जी ने कई लोकसभा का चुनाव अभियान था, उसमें साफ बातें ये कही हैं कि हम जातीय जनगणना के जो बात है उसको पूरा समर्थन करते हैं और हम अगर हमारे को सत्ता में आने का मौका देगी जनता तो हम वो करेंगे और उसके अच्छे परिणाम होंगे देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। और दलित और जो शोषित समाज है उसको भी एक मौका मिलेगा कि अपने सामाजिक जीवन में उस जनगणना के आधार पे वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं और जो अधिकार मिले उनकी रक्षा कर सकें। जो सब भाजपा ने जो हरियाणा में बदलाव किया है, क्या अब नायब सरकार दोबारा भाजपा को ला सकती है? आपका क्या आकलन है? देखिए, बात यह है कि बदलाव कई बार अच्छे भी होते हैं, लेकिन समय ठीक हो, बदलाव भी ठीक हो, समय भी ठीक हो। अब क्या है कि आप 6 महीने पहले ये कहो कि हमने बदलाव कर दिया और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, नहीं मिलते, क्योंकि मतदाता अपना मन पहले ही बना लेता है। आप यही अगर परिवर्तन करना था तो 2 साल पहले करते तो मैं मानता कि कोई परिणाम अच्छे आ सकते। आपको आप पुराने हैं इसलिए याद दिला दूं, भजनलाल जी को 1986 में उनसे इस्तीफा लिया गया, बंसीलाल जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके पास 1 साल से कम का समय था, वो नहीं बदल सके लोगों का मन। और वो तो समय 1 साल का था, ये तो 6 महीने की आप बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता। कांग्रेस की आपको याद हो 5 सीटें आई थी और अब भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने में वो सब कुछ बदल दें, लोग इस चीज़ को नहीं, कभी भी सहमति नहीं देते। वो कहते हैं भैया अगर आप इतने भले थे तो ये सारी चीज़ें पहले आपको दिखती नहीं थी क्या? अब वो अपनी गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया में है और खुद मान रहे हैं कि ये गलतियां हमारे से हुई। अगर ये गलतियां नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि 10 साल की सत्ता में उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए मैदान पे कोई लोगों को इकट्ठा करने में वो कामयाब नहीं हुए। कार्यकर्ता तरसता इस बात को कि जिस पार्टी में मैं 30 साल से हूँ, उस पार्टी ने 10 साल के राज में ना तो मेरे को कोई पद दिया, ना मेरे कहने से किसी की ज़रूरतमंद की कोई सरकारी आदमी की बदली की इधर से उधर, जिससे मैं ये कहूँ कि देखो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ इसलिए मैंने सामाजिक रूप से फला आदमी के लिए काम किया। आप पार्टी कार्यकर्ता को जो ज़रूरतमंद है उसको कोई नौकरी तक आप दे नहीं सकते। आप कार्यकर्ता को इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल के एवज में उसको कुछ मिले तो वो काम। और आप देखना यही कि आप अपने कार्यकर्ता से ये समझो कि इलेक्शन के टाइम में उसको बूथ पे तैनात करके और वो आपके लिए काम करेगा, वो गिनती करेगा कि 10 साल में मेरे साथ क्या किया। और यही एक बहुत बड़ी कारण है जिससे कि नाराज़ है कार्यकर्ता, और उस नाराज़गी को इन्होंने पार्लियामेंट में भुगत लिया, इसमें और ज़्यादा भुगतेंगे। जो सब
बीएसपी और एनएलडी का गठबंधन हुआ है और आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में सक्रिय हो गई है, तो क्या लगता है कि इन पार्टियों का क्या विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा और क्या जो ये पार्टियां एक्टिव हुई हैं कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे? नहीं, देखो बात यह है, जैसे मैंने कहा कि मतदाता अपना मन पहले ही बना लेता है और मतदाता की सोच है बीजेपी के विरोध की। मैं मानता हूं, ये मेरा आंकलन है कि 70% के करीब मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहता है। कौन हटाएगा उसको आज कांग्रेस नज़र आती है और कांग्रेस और इसका मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उस पार्टी में हूँ। आप परिणाम देखिए कि ये पार्टियां जिनका नाम आपने लिया, एक आप पार्टी थी जो इंडिया गठबंधन में साथ लड़ी, उनको 4% वोट मिले एक चुनाव क्षेत्र में। अगर वो और ये 10 चुनाव क्षेत्रों में 0.87%, 1% भी नहीं जेजेपी। दूसरी पार्टी इनेलो 1.38 या कुछ, और तीसरी बीएसपी वो भी 2 के नज़दीक थी। तो जो जिस पार्टी का लोकसभा में कोई ज़्यादा जोर नहीं होता, मतदाता को बहुत मज़ा आता, उसको खुली छूट होती है कहीं करो, और अब तो एक एक मतदाता के लिए लोग प्रयास करते हैं जीतने के लिए। क्योंकि हरियाणा की राजनीति को मैंने अब 10 साल की राजनीति को तो नहीं मैं कहता, 2014 से पहले 2009, 2005, 2004 और ये जितने भी चुनाव हुए हैं, यहाँ 70% ऐसी जीत हुई है जो 1 वोट से लेकर 2000 वोट के बीच में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन पार्टियों को कोई मतदाता आकर्षित होगा इनकी तरफ। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। इन्होंने ऐलान किया कि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे, लेकिन उनका बेटा उचाना से चुनाव लड़ेगा। वहीं इन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।